नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट 17 अक्टूबर को जो आपका पेपर प्रस्तावित है, उसके लिए हम आपको मॉडल पेपर जो है वो 50 प्रश्न जो सभी के लिए कॉमन नंबर वाले जो है वो पेपर है वो करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने चौथा जो है वो पेपर देखा था। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे पांचवा जो है वो मॉडल पेपर। टोटल 50 प्रश्न, लास्ट में एक प्रश्न हम आप सभी पूछेंगे और लास्ट के जो 5 प्रश्न है वो आपको रीजनिंग के भी जो है वो देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न है कि प्राचीन भारत यानी कि एशियंट इंडिया में संगम जो है वो क्या था? तमिल कवियों का संघ या मंडल था, तमिल राजाओं के दरबारी कवि थे, तमिल बस्ती थी या फिर महापाषाण कब्रें थी। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो तमिल जो कवि हैं उनका संघ या जो मंडल है वो आपका जो है इसमें आता है संगम में। और ये जो कवि होते थे, इनके द्वारा रचित जो साहित्य होता था उसको हम संगम साहित्य के नाम से जो है वो जानते हैं। 3 इसमें प्रमुख राज्य देखने को मिलते हैं, चोल, चेर और पांड्य। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर दूसरा कि भारतीयों के लिए सिल्क रूट जो है वो किसने आरंभ किया था? कनिष्क, हर्षवर्धन, अशोक या फिर फायान। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो कनिष्क, हर्षवर्धन, अशोक या फायान में से आंसर की बात करते हैं तो कनिष्क आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। कनिष्क जो है ये कुषाण वंश के सर्वश्रेष्ठ शासक के रूप में जो है वो जाने जाते थे और इनका जो राज्याभिषेक है वो 78 ईस्वी जो है उसमें जो है वो हुआ था। और साथ ही साथ इनकी 2 राजधानियाँ भी थीं। एक राजधानी थी पुरुषपुर, जो किसका नाम था? पेशावर का नाम था। एक क्वेश्चन आया था कि पुरुषपुर जो है किसका पुराना नाम है, इस टाइप से करके कुछ था। और दूसरा ही राजधानी थी मथुरा। तो ये दोनों आप याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर जो है वो तीसरा, खजुराहो के मंदिर किसने जो है वो बनवाए थे? ए ऑप्शन है विजयनगर राजाओं ने, बी ऑप्शन है बहमनी सुल्तानों ने, सी ऑप्शन है चंदेल राजाओं ने और डी ऑप्शन है गुप्त राजाओं ने। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। खजुराहो के जो मंदिर है वो किसने जो है वो बनवाए थे? आंसर की बात करते हैं तो चंदेल राजाओं ने जो है वो बनवाए थे। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और जो आपका खजुराहो मंदिर है ये आपका मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में जो है वो स्थित है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और जो चंदेल शासक हैं उनके द्वारा निर्मित जो नागर शैली है उसके जो मंदिर हैं उनमें कंदरिया महादेव का मंदिर आता है, 64 योगिनी मंदिर आता है और चित्रगुप्त मंदिर आता है। इस टाइप से कुछ नाम हैं जो आप याद रख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराने का जो कार्य है वो प्रारंभ किया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से तो आपका ऑप्शन बिल्कुल फिरोज शाह तुगलक यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। दिल्ली के जो सुल्तान थे वो फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने पहली बार हिंदू जो धर्म ग्रंथ हैं उनका फारसी भाषा में अनुवाद कराने के लिए एक अनुवाद विभाग था उसकी स्थापना जो है वो की थी। अनुवाद विभाग की स्थापना। तो ये जो विभाग था इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोग जो हैं उनमें एक दूसरे के जो विचार हैं, उनकी बातें हैं, उनको बेहतर तरीके से समझ विकसित हो सके, ये मेन इसमें जो है वो पॉइंट था। पांचवा प्रश्न है, इनमें से कौन अकबर के नवरत्न जो है उनमें से नहीं था? अबुल फजल, तानसेन, फैजी या फिर आदम खां। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका आदम खां जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आदम खां जो है ये नवरत्न में नहीं आते, बाकी अबुल फजल, तानसेन, फैजी ये सभी जो है आपके अकबर के नवरत्न में जो है वो आते हैं। छठा प्रश्न है आपका, दलित अधिकारों की सुरक्षा के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 3 पत्रिकाएं निकाली। आपको बताना क्या है कि इनमें से कौन उनमें से एक पत्रिका नहीं है। मूक नायक, बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत समाज या फिर इक्वालिटी जनता। तो बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दलित अधिकारों के लिए 3 पत्रिकाएं जो निकाली थी उसमें एक थी आपकी मूक नायक, एक थी बहिष्कृत भारत और एक थी इक्वालिटी जनता।
तो आपका ऑप्शन यहाँ पर आंसर जो है वो सी वाला जो है सही हो जाएगा, बहिष्कृत समाज, जो कि आपका इसमें नहीं आता है। 7 प्रश्न है, महात्मा गांधी के निम्नलिखित आंदोलन को प्रारंभ से सही क्रम में जो है वो व्यवस्थित कीजिए। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, असहयोग, यही है लगभग नाम और आगे पीछे जो है वो लिखे हुए हैं। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में, तो सबसे पहले आता है आपका चंपारण, जो कि आपका आया था 1917 में। पहला आया था 1917 में। चंपारण के बाद आपका आता है अहमदाबाद, वो आपका 1918 में। उसके बाद आपका आता है खेड़ा, खेड़ा भी आपका आता है 1918 में। और सबसे लास्ट में आपका असहयोग आता है, जो कि 1920 से लेकर के 22 तक जो है आपका आ जाएगा। और ये जो आपका है क्रम भी जो है, पहला वाला ऑप्शन ए वाला आंसर जो है यही आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां, 1906 से 1920 के मध्य मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका भारत के स्वतंत्रता संघर्ष जो संग्राम थी उसमें किस प्रकार की थी? अलगाववादी थी, चरमपंथी थी, राष्ट्रवादी थी, या फिर राष्ट्रवादी और धर्मनिरपेक्ष दोनों थी? चलिए आंसर की बात करते हैं, तो आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर राष्ट्रवादी और धर्मनिरपेक्ष जो है बिल्कुल सही होगा। मोहम्मद अली जिन्ना की यहाँ पर बात की गई है, तो जो मोहम्मद अली जिन्ना है, इनका जन्म हुआ था 1876 में, कराची में हुआ था। इन्होंने बैरिस्टर बनने की जो शिक्षा है वो इंग्लैंड से प्राप्त की थी और 1896 ईस्वी में ये भारत लौट आए थे और मुंबई में इन्होंने बाद बाद में जो वकालत है वो स्टार्ट कर दी थी। और 1906 से लेकर 1920 ये समय जो आप देख रहे हैं, इसके बीच जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, इनकी भूमिका भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में राष्ट्रवादी थी और धर्मनिरपेक्ष रूप में, जो आंसर यहाँ पर आपका दे रखा है। अगला प्रश्न है, आर्थिक निर्गम यानी कि इकोनॉमिक ड्रेन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एम के गांधी, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, या फिर आर सी दत्त? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो दादा भाई नौरोजी आपका यहाँ पर सही होगा। दादा भाई जो नौरोजी हैं, इन्होंने ये सिद्धांत जो है वो दिया था। 1878 में इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, जिनका नाम है पुस्तक का जिसका नाम है भारत में गरीबी तथा अ ब्रिटिश राज्य। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पूछी जाती है बहुत, किसकी पुस्तक है? तो दादा भाई नौरोजी जो है उनकी पुस्तक है। तो उसी में इन्होंने अपना ये जो सिद्धांत है, आर्थिक निर्गम सिद्धांत, तो ये जो है इन्होंने दिया था। और इसमें इन्होंने बताया ये था कि जो भारत का पैसा है, धन है, वो क्या हो रहा है, धीरे-धीरे निकल कर जो विदेशी तिजोरी है उसमें जा रहा है, ऐसा इन्होंने इस सिद्धांत में बताया था। 10वां प्रश्न है कि जो एम के गांधी हैं, उनके द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक जो है वो कौन-सी थी? माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, हिंद स्वराज, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, या फिर की टू द हेल्थ? तो बताइए इनमें से कौन-सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं, तो आपका ऑप्शन ए वाला यहाँ पर माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो है बिल्कुल सही होगा। ये जो है एम के गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक जो है वो थी। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 11, दरमा एवं ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा जो है इनमें से कौन सा है? सिनला, ऊंटा, जातिया, या फिर रामल? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं, तो सिनला आपका जो यहाँ पर नाम लिखा है ये आपका सही होगा। उत्तराखंड की दरमा और जो ब्यास घाटियां हैं, वो जो सिनला ये दर्रा है आपका, सिनला दर्रा जो है इसको जो है वो जोड़ता है और ये जो दर्रा है वो हिमालयन दर्रे से संबंधित है। अगला प्रश्न है, खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान जो है उसका कहाँ है? जलकुर नदी का, या फिर भिलंगना नदी का, या फिर पिलंग गंगा नदी का, या फिर बाल गंगा नदी का? तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? चलिए आंसर की बात करते हैं, तो भिलंगना नदी जो है ये आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जो केदारनाथ है, आपने नाम जो अवश्य सुना होगा, उससे लगभग 10 किलोमीटर पश्चिम दिशा की तरफ जब आप जाएंगे, तो वहां पर आपका ये स्थित है खतलिंग हिमनद। ये जो है आपका पॉइंट याद करने में आसानी रहती है कि इसकी स्थिति कहाँ है। और साथ ही साथ ये जो है आपका रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी जो है उसके संगम पर स्थित है। और जो भिलंगना नदी है वो इसी स्थल से निकलती है, जो कि प्रश्न में आपसे पूछा गया था। अगला 13 प्रश्न है, हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश यानी कि एमसीटी जो है वो पृथक करती है।
तो बताइए हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश जो है पृथक करती है किसको? इस टाइप से 4 ऑप्शन हैं। आंसर की बात करते हैं डायरेक्ट तो आपका महान हिमालय और लघु हिमालय इसको जो है वो अलग करती है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 14 म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम जो है वो क्या होगा? 4 ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा सही क्रम जो है वो होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका सबसे पहले आएगा आपका अरुणाचल प्रदेश जो कि आपका देखिए तो ए, बी, डी तीनों में है और अरुणाचल प्रदेश के बाद आपका नंबर आएगा नागालैंड का जो कि आपका इसी में है, बाकी ऑप्शन में ही नहीं है। ए वाला ही आपका बिल्कुल सही होगा, अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15 कि निम्नलिखित पर्वत जो शिखर हैं, उनमें से कौन उत्तराखंड में स्थित जो है वो नहीं है? कामेट, बंदरपूछ, दूनगिरी या फिर नंगा पर्वत। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। वीडियो पसंद आए लाइक भी सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे-अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। ये सभी जो प्रश्न हैं कॉमन पेपर है सबका जो 50 नंबर वाला उसके हैं, तो ये आप जो प्रश्न है केवल आपके इसी एग्जाम के लिए नहीं नॉर्मली है, ये किसी में भी आप अगर सुपर टेट की परीक्षा देंगे, यूपी टेट की परीक्षा देंगे, उन सभी में जो है ये पूछे जाते हैं। आंसर की बात करते हैं तो आपका नंगा पर्वत डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। कामेट, बंदरपूछ और दूनगिरी ये तीनों आपके उत्तराखंड में स्थित हैं, जबकि जो नंगा पर्वत है ये पीओके क्षेत्र में आता है जिसे हम पाक अधिकृत कश्मीर जो है वो कहते हैं। तो पीओके के अंतर्गत गिलगित बाल्टिस्तान जो क्षेत्र है उसमें जो है वो आता है। और जो नंगा पर्वत है इसको हम एक और नाम से जानते हैं, वो है कातिल चोटी के नाम से। 16 प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है वो गलत है? पहला कह रहा है गोदावरी को दक्षिण भारत में पद्मा कहते हैं। दूसरा कह रहा है कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो ये तो बिल्कुल सही है, बी वाला। काफी बार मैंने बताया है। ब्रह्मपुत्र एक पूर्ववर्ती नदी है, बिल्कुल ये भी आपका सही है। और गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, बिल्कुल आपका सही है। तो बचा आपका ए वाला। ए वाला आपका यहाँ पर जो है वो गलत है, इसलिए ए वाला आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि जो गोदावरी है इसको दक्षिण भारत में पद्मा कहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कावेरी है उसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, ये मैंने आपको बताया था। उसी प्रकार गोदावरी को क्या संज्ञा दी जाती है? तो गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। तो वृद्ध गंगा पूछे तो गोदावरी। और जो गोदावरी नदी है ये जो प्रायद्वीपीय नदियां होती है ना, वो उसमें सबसे लंबी नदी के अंतर्गत इसे रखा जाता है। 1465 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। तो मैंने बात की थी वृद्ध गंगा की, तो वृद्ध गंगा कहा जाता है गोदावरी को। जब कावेरी की बात आएगी तो उसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कहीं कहीं आपको गोदावरी भी लिखा रहता है, दक्षिण भारत की गंगा। अगला देखते हैं चलिए प्रश्न, बाकी सभी पॉइंट ध्यान रखिएगा। 17 प्रश्न है, निम्नलिखित नहरों में से कौन राजस्थान में भूमि रक्षण के लिए, भूमि क्षरण जो है उसके लिए जो है वो उत्तरदायी है? गंगा नहर, सरहिंद नहर, इंदिरा गांधी नहर या फिर आगरा नहर। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका इन चारों ऑप्शन में से इंदिरा गांधी नहर बिल्कुल सही होगा। राजस्थान में भूमि क्षरण के लिए जो है ये नहर उत्तरदायी है। 18 प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित तटों में से किस पर औसत समुद्र तल मापा जाता है? मुंबई, चेन्नई, कोचीन या फिर विशाखापत्तनम। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर यानी कि चेन्नई जो है आपका बिल्कुल सही होगा। भारत के जो तट हैं उनमें से जो चेन्नई है उस पर औसत समुद्र तल जो है वो मापा जाता है। 19 नंबर प्रश्न है, ओजोन जो ह्रास है इसका मुख्य कारण क्या होता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। ओजोन ह्रास जो है इसका मुख्य कारण जो है वो क्या होता है? चलिए आंसर की बात करते हैं तो आपका CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर जो है बिल्कुल सही होगा। क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है ये आप देखेंगे जो रेफ्रिजरेटर है या कह सकते हैं जो AC है, इन सब से जो है आपकी ये निकलती है गैस, और ये जो है रंगहीन और गंधहीन गैस में आती है। सरलता से आप कहेंगे द्रव लिक्विड में जो है परिवर्तित भी हो जाती है और जो ओजोन परत है उसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। उसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है। ओजोन परत से एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ओजोन जो संरक्षण दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस है, वो कब मनाया जाता है?
तो आपका 16 सितंबर को जो है ये मनाया जाता है। 20 प्रश्न है, इनमें से कौन अम्ल वर्षा जो है उसके लिए उत्तरदायी है? नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जो गैसें हैं वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और जो मेघ हैं उनके जल के साथ जब अभिक्रिया करती हैं, उससे फर्क क्या पड़ता है? जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल और आपका नाइट्रिक अम्ल जो है वो बनकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिरता है, इसी को हम कहते हैं अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। अगला 21 प्रश्न, इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो किसने की थी? रदरफोर्ड ने, या फिर जे थॉमसन ने, या फिर चैडविक ने, या फिर न्यूटन ने? बताइए कौन सा सही होगा? तो काफी बार मैंने ट्रिक बताई है ईटा पर नाचो वाली। तो ई से इलेक्ट्रॉन होता है और टा से क्या होता है आपका? थॉमसन, टॉमसन या थॉमसन ऐसे आप याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला यहाँ पर जे थॉमसन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और ईटा पर में जो पर आता है उसमें पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, और जो नाचो में ना और चा आता है, ना जो है इससे आपका न्यूट्रॉन और चा से चैडविक। ये छोटी सी ट्रिक है, ईटा पर नाचो, आप याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं 22 प्रश्न, निम्नलिखित देशों में किसके साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, या फिर नेपाल? तो बताइए इनमें से कौन सा देश है या निम्नलिखित जो देश है इनमें से किसके साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर आपका जो ट्रिक है वो है बचपन में एमबीए। तो बचपन में बा जो आता है सबसे पहले वो आपका बांग्लादेश जो है वो हो जाता है और इसी के साथ सबसे लंबी सीमा है। बचपन में जो चा आता है उससे चाइना हो जाता है, पा जो आता है उससे पाकिस्तान हो जाता है, बचपन में जो ना आता है उससे नेपाल। ऐसे एमबीए में भी आपका आता है। वो छोटी सी ट्रिक है, मैंने आपको बताई है। बांग्लादेश के साथ सीमा कितनी लंबी है? 4096.7 किलोमीटर, ये जो है सबसे लंबी है। अगर पूछा जाता प्रश्न में कि सबसे छोटी जो है सीमा किसके साथ है, तो अफगानिस्तान के साथ है, 106 किलोमीटर। बाकी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सभी जो है आपके आ जाते हैं पड़ोसी देशों में। अगला प्रश्न देखते हैं 23/2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी साक्षरता दर जो है वो सर्वाधिक थी? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो बिल्कुल आपका मिजोरम यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर जो आंसर है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है आपका, क्योंकि जो मिजोरम है वो आपका पहले नंबर पे नहीं आता है। सबसे पहले नंबर पे आपका केरल आता है, फिर आपका लक्षद्वीप आता है, फिर आपका मिजोरम आता है, जब 2011 की जनगणना के अनुसार आप जो है वो देखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 24। तो प्रश्न आपका है विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो मनाया जाता है 11 अप्रैल, 11 मई, 11 जुलाई, या फिर 12 अगस्त? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से तो आपका ऑप्शन यहाँ पर 11 जुलाई जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा बहुत जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से जो है वो संबंधित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, या फिर भाग 5? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से तो आपका ऑप्शन ए वाला यानी कि भाग 2 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। संविधान के भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं और ये जो संविधान है उसके कौन से अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में जो है ये वर्णित है। तो ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 26 कि भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां जो है वो दी गई हैं राज्यों को, केंद्र को, दोनों को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? चलिए बात कर लेते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से तो आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर यानी कि केंद्र को जो है वो बिल्कुल सही होगा। जो अवशिष्ट शक्तियां हैं भारत के संविधान में वो केंद्र को दी गई हैं। और किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट विधायी जो शक्तियां हैं वो जो है दी गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 27 कि पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में
कब जो है वो प्रस्तुत किया गया था? 1971, 1967, 1972 या फिर 1968? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? चलिए बात करते हैं आंसर की, तो 1968 आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। भारत की संसद में पहला लोकपाल बिल 1968 में जो है प्रस्तुत किया गया था और केंद्र सरकार के लोकपाल का जो पद है उसके गठन के लिए अभी भी आप देखते हैं काफी न्यूज़ जो है वो देखने को मिलती हैं। और सबसे पहले लोकायुक्त का गठन कब हुआ था? तो 1971 में महाराष्ट्र में जो है वो हुआ था। 28 प्रश्न है, संसदीय सरकार जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वो जो है वो है शक्तियों का विभाजन, अंकुश एवं संतुलन, विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध या फिर न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो संसदीय सरकार जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वो आपका है विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध। ये आपका सही होगा। और यहाँ पर जो पूछा गया है वो संसदीय सरकार जो है ये पूछा गया है कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप ये आंसर को टिक करेंगे। परंतु अगर आपसे ये पूछा जाए कि अध्यक्षीय प्रणाली किस पर कार्य करती है, तो दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर कार्य करती है। 29 प्रश्न निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद जो है वो नहीं है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर उत्तराखंड? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका उत्तराखंड यहाँ पर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। कहाँ पर विधान परिषद नहीं है? तो उत्तराखंड में जो है वो नहीं है। 30 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संसद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा सही होगा? वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य करते रहिएगा। चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का जो अनुच्छेद आपका 71 है, इसके अनुसार जो राष्ट्रपति है या फिर उपराष्ट्रपति है उसके निर्वाचन से उत्पन्न जो सभी विवाद होते हैं, शंका होती हैं, उनकी जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है वो किया जाता है। ये इस आर्टिकल में बताया गया है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13। किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची को स्थानांतरित किया गया? ये भी क्वेश्चन रिपीट होता है। तो बताइए 5वें, 9वें, 42वें, 44वें कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन 42वें जो है बिल्कुल सही होगा। 42वें संविधान संशोधन जो है इसमें कुल 59 जो है वो प्रावधान थे और ये भारतीय संविधान का व्यापक और सर्वाधिक विवादास्पद जो है वो प्रावधान था या संशोधन था, संवैधानिक संशोधन था। अगला देखते हैं 34 प्रश्न कि निम्नलिखित राज्यों में कौन सा भारत में दालों का सर्वाधिक उत्पादक है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका मध्य प्रदेश यहाँ पर सही होगा। दालों का सर्वाधिक उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में, देश का लगभग 27.40% ये आपका उत्पादन होता है। इसके बाद जो नंबर है वो आपका राजस्थान का आता है जो कि देश का लगभग 11.03% है। फिर महाराष्ट्र का आता है, वो देश का लगभग 10.1% है। इस टाइप से आप देखेंगे। और दलहन उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? बताइए डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग या फिर डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन या फिर डॉक्टर विलियम गांधी? इस टाइप से चार नाम है, कौन सा सही होगा? चलिए बात करते हैं आंसर की। तो श्वेत क्रांति की जब बात हो तब आप कहेंगे वर्गीस कुरियन सही होगा। हरित क्रांति की बात हो तो नॉर्मन बोरलॉग या फिर एम एस स्वामीनाथन, इन दोनों का आप नाम लिखें। दोनों के बारे में मैंने बताया कि कब जो है आप पहले वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे और कब दूसरे वाले ऑप्शन के साथ। तो वर्गीस कुरियन यहाँ पर सही होगा। और जो वर्गीस कुरियन थे, इन्होंने 1973 में गुजरात में कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की स्थापना भी जो है वो की थी। अगला प्रश्न है 36, भारत में पंचायतों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कर है जो संग्रहित किया जाता है? बिक्री कर यानी कि सेल्स टैक्स, सीमा शुल्क यानी कि कस्टम टैक्स,
भू राजस्व यानी कि लैंड रेवेन्यू, और डी ऑप्शन है स्थानीय मेलों पर कर। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो स्थानीय जो मेले हैं उन पर जो कर है ये आपका बिल्कुल सही होगा। ये जो है भारत में पंचायतों द्वारा जो है वो संग्रहित किया जाता है। 37 नंबर प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जिसमें केवल निर्यात होता है, बजट घाटा कम होता है, केवल आयात होता है या फिर विदेशी व्यापार नहीं होता है। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका विदेशी व्यापार जो है वो नहीं होता है, ये वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, बंद अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जिसमें आयात और निर्यात दोनों बंद रहते हैं, यानी कोई विदेशी व्यापार नहीं होता है। 38 नंबर प्रश्न है, ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम संरक्षण के किस सिद्धांत से संबंधित है। आवेश यानी कि चार्ज, संवेग यानी कि मोमेंटम, ऊर्जा या फिर पदार्थ। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो ऊर्जा आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ऊष्मागतिकी का जो पहला नियम है उसके अनुसार किसी विषय को दी जाने वाली ऊष्मा दो प्रकार के कार्यों में व्यय होती है। पहली, निकाय की आंतरिक जो ऊर्जा है उसमें वृद्धि करने में, जिससे क्या होगा, निकाय का जो टेम्परेचर है, ताप जो है वो बढ़ता है। दूसरा, बाह्य कार्य करने में। तो ये जो नियम है मुख्यतः ऊर्जा के जो संरक्षण है उसको प्रदर्शित करता है। 39 प्रश्न है, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए तैयार की गई जो औषधि है वो आपको बताना है, इनमें से कौन सी है। इंटरफेरॉन, इंसुलिन, HGH या फिर TSA। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से, तो इंटरफेरॉन आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका 40 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। एंटीजन, एंटीबॉडी, एंजाइम या फिर हार्मोन्स। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो जो एंटीबॉडी होते हैं ये आपके शरीर में, मानव शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने का कार्य करते हैं, और ये आपके एक ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। ये भी आप याद रख सकते हैं। 41 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वाइन फ्लू जो है वो होता है। विषाणु, जीवाणु, फफूंदी या फिर फीता कृमि। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो विषाणु आपका यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का मुख्य तत्व है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन। बताइए प्रोटीन का मुख्य तत्व जो है वो इनमें से क्या है। आंसर की बात करते हैं तो कार्बन आपका ऑप्शन सही होगा। प्रोटीन आपका एक जटिल कार्बन युक्त पदार्थ होता है, और जो निर्माण इसका होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सभी तत्वों के अणुओं से मिलकर होता है। उपयोगी किस लिए हैं, तो शारीरिक वृद्धि के लिए, विभिन्न प्रकार की जो जैविक क्रियाएं हैं उसके लिए इन सभी में आवश्यक हैं। और प्रोटीन जो है उसको भी डिवीजन किया गया है रासायनिक गठन के आधार पर तीन भागों में, सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। अगला प्रश्न 43 है, पर्यावरणीय समस्याओं के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाने लगा है। गैमेक्सिन, DDT या फिर BSC या फिर DMT। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर DDT बिल्कुल सही होगा। फुल फॉर्म इसकी पूछी जा सकती है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। फुल फॉर्म है इसकी डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ये पहला आधुनिक कीटनाशक था जो कि मलेरिया के विरुद्ध उपयोग किया गया था, किंतु बाद में 1950 के बाद इसे कृषि कीटनाशक के रूप में जो है प्रयोग किया जाने लगा था। इसका ज्यादा जब उपयोग होने लगता है तो मच्छर इसके प्रतिरोधी हो गए थे, तो फिर मलेरिया में फिर बाद में इसका यूज नहीं होता है, तो कीटनाशक के रूप में यूज होता है, जिसका प्रयोग अब कम जो है वो किया जाने लगा। 44 प्रश्न देखते हैं, जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी जो है वो है संपूर्ण प्रजातियों, संपूर्ण जीन और संपूर्ण परितंत्र जो है उनका योग, पादपों की विविधता, जंतुओं की विविधता या फिर सांस्कृतिक जो पर्यावरण है उसका योग। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ऑप्शन ही यहाँ पर सही हो जाएगा। संपूर्ण प्रजातियों, संपूर्ण जीन और संपूर्ण परितंत्र जो है उनका योग। जो बायोडायवर्सिटी शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकी वनस्पति शास्त्री थे वॉल्टर जी रोसेन, उनके द्वारा किया गया था। 45 प्रश्न है कि ग्रामीण या राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान NIRD ये जो है वो कहाँ स्थित है। चार ऑप्शन है, शिमला में, हैदराबाद में, देहरादून में या फिर नई दिल्ली में। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं आंसर की इन चारों ऑप्शन में से, तो हैदराबाद आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा।
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो स्थापना है वो हैदराबाद में की गई थी। कब की गई थी? 1977 में जो है वो की गई थी। 46 प्रश्न है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? सीवी रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर, हरगोविंद खुराना या फिर अमृत सेन। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा भी जाता है। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपने नाम सभी ने सुना है, रविन्द्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना है वो स्वीडन के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, उन्होंने की थी। कब की थी? 1901 में की थी। उनके द्वारा लिखी गई जो वसीयत थी ना, उसी के आधार पर जो भी धन उन्होंने छोड़ दिया था उस पर मिलने वाला जो ब्याज था उससे पुरस्कार जो है ये उन व्यक्तियों के दिया जाता है जिनमें आप कह सकते हैं विज्ञान हो गया, साहित्य हो गया, शांति हो गया, अर्थशास्त्र है, इन सभी क्षेत्रों में दिया जाता है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविन्द्रनाथ टैगोर, तो बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इन्होंने ये पुरस्कार कब जीता था? 1913 में जीता था। और ये पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में इनकी जो पुस्तक थी गीतांजलि, उसके लिए इनको जो है वो मिला था। साथ ही साथ सीवी रमन का भी नाम आप याद रखिएगा। सीवी रमन जो है उनको मिला था 1930 में। और हरगोविंद खुराना जो है उनको मिला था 1998 ईस्वी में, वैज्ञानिक क्षेत्र में अगर बात की जाए। 47 प्रश्न आपका है, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले भारतीय अभिनेत्री जो है वो कौन थी? और ये हमारा जो क्वेश्चन है वो जीके पोर्शन का लास्ट होगा, इसके बाद आपके रीजनिंग के जो है वो प्रश्न है। स्मृता, स्मिता पाटिल, नरगिस दत्त, मीना कुमारी, मधुबाला। आंसर की बात करते हैं तो आपका नरगिस दत्त यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो नरगिस दत्त हैं इनको भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए सबसे पहले मिला था पद्मश्री पुरस्कार। कब मिला था? तो 1959 में जो है वो मिला था। देखते हैं आप रीजनिंग के प्रश्न। यहाँ पर क्या कह रहा है कि विषम संख्या आपको जो है वो छाटनी है। नीचे दी गई जो श्रेणी है उसमें ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो किसी अन्य विषम संख्या के तत्काल बाद आई हैं। ये अच्छा कंडीशन भी दे रखी है। 4, 6, 8 इस टाइप से जो नंबर दे रखे हैं इसमें आपको ये जो कंडीशन है वो जो है वो बतानी है। तो जैसे कि अगर 1 है इसके जस्ट बाद देखिए 3 आ रहा है, तो विषम संख्या के तुरंत बाद जो है वो विषम संख्या यानी कि 1 तो ये हो जाएगा आपका। यही तो आपको छाँटना है। फिर आप देखिए तो 15 हो जाएगा विषम संख्या के तुरंत बाद विषम संख्या। फिर अगर आप देखेंगे तो आपका 1 नंबर और मिल जाएगा आपको 57, क्योंकि इसके जस्ट बाद देखिए 5 के बाद 7 भी तो है, 1 नंबर ये भी तो आपका हो जाएगा। तो 1, 2, 3 टोटल 3 ऐसे जो है वो नंबर हैं जिसमें किसी विषम संख्या के तुरंत बाद एक अन्य विषम संख्या है। 49 प्रश्न है, यदि डिस्टेंस को ये लिखा जाता है तो कूट भाषा में प्रेजेंट को क्या लिखा जाएगा? डिस्टेंस का जो डी है उससे आगे देखिए ई यानी 1 बढ़ रहा है। आई जो है वो के आ रहा है यानी 2, आई जे के है ना आपका, तो 2 बढ़ रहा है। एस से वी में देखिए पी क्यू आर एस टी यू वी यानी 3 बढ़ रहा है। यानी एक-एक क्रम बढ़ाते जा रहे हैं। तो आप सेम चीज़ यहाँ पर भी कर लीजिए। पी से 1 बढ़ाएँगे तो आपका क्यू आएगा। आर से 2 बढ़ाएँगे टी आएगा। ई से 3 बढ़ाएँगे एच आएगा। एस से 4 बढ़ाएँगे डब्ल्यू आएगा। तो आपका आंसर इस टाइप से बी वाला यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। सभी प्रश्न लगभग समाप्त हो गए। देखते हैं हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। और इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। तो प्रश्न आपका 50 प्रश्न नंबर लास्ट है रीजनिंग का, और इस वीडियो का भी प्रश्न उत्तर दिशा में 40 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो आपको इस टाइप के प्रश्नों में जैसे जो लिखा है बस वैसे वैसे बनाते हुए चलना है। तो जैसे हम ले लेते हैं कृष्ण को, ये गया उत्तर दिशा में, कितना चला? 40 किलोमीटर, ये हमने लिख दिया, ये ऊपर गया, ठीक है। फिर कह रहा है उसके बाद दाएं मुड़ा, दाएं इधर मुड़ गया और कितना चला? 4 किलोमीटर चला, हमने यहाँ पर 4 भी लिख दिया। फिर कह रहा है फिर बाएं मुड़ा, तो बाएं मतलब उस तरफ मुड़ेगा, जब इधर देख रहा है ना तो बायां ऊपर दायां नीचे, तो बाएं मुड़ा और बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर की यात्रा उसने फिर से तय की, तो 5 यहाँ पे लिख दीजिए। फिर कह रहा है कि अंत में फिर से बाएं मुड़ा और 4 चल गया, तो 4 चल के वापस से वहीं पहुंच गया इसी वाली लाइन में, क्योंकि 4 इधर गया था वापस से 4 गया। अब क्या कह रहा है? तदनुसार वो अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूर है? तो 40 तो था ही आपका, ये वाली जो इस 5 है ये यहाँ पर भी 5 हो जाएगी, 40 और 5 यानी टोटल
45 आपका सही हो जाएगा, 45 किलोमीटर। तो इस टाइप के प्रश्न जब भी आएँ बस आप इसको बनाकर देख लीजिए, आसानी से आप जो है वो करके ले जाएँगे। तो सभी प्रश्न समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने जो है वो की थी। ए ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, बी ऑप्शन है संतराम, सी ऑप्शन है ज्योतिबा फूले और डी ऑप्शन है भास्कर राव जाधव। तो इनमें से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा और 50 में से कितने प्रश्न आपके सही रहे अपना स्कोर भी अवश्य जो है वो बताइएगा। पिछले वाले सेट में किसी ने 38 अपना स्कोर बताया था, स्कोर से पता चलता है कि आप कितने प्रश्नों को जो है वो सही कर पा रहे हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।